तो पिया मोरे और आज है वेंसडेज का 28वां डे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फुल ऑन बकवास के साथ। बट अगर मेरी आज लैंग्वेज थोड़ी वर्ड्स इधर उधर हुए तो माफ़ करना। मैं अपना रोना धोना बहुत रो चुकी हूँ और आज मैं बहुत बोली हूँ, इस वजह से मैं ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो मैं अपनी पूरी 100% देने की कोशिश करूँगी और अगर अच्छा नहीं कर पाई तो मैं FF रिकॉर्ड करना छोड़ ही दूँगी, मतलब आज का पार्ट रिकॉर्ड करना छोड़ दूँगी। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ फुल ऑन बकवास के साथ। बट आप कमेंट में हैप्पी बिलोवेड बर्थडे जाओ जो सो जान जान लिखना मत भूलेगा। एंड अब मैं स्टार्ट करती हूँ। बारिश का सीन दिखाया जाता है। हमें जिन अन्नों को दिखाया जाता है जो घर से भाग गई होती है। नाइट का वक्त था, शरीर में इतनी चोट लगी है फिर भी वो भाग रही है। बारिश के कारण उसके जख्म तो ताज़ा हो ही रहे हैं। अंधेरे में भागने की वजह से उससे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता है। कीचड़ भी बहुत था, अगर वो कीचड़ में पड़ती तो उसका चोट और गहरा हो जाता, जिस वजह से इन्फेक्शन हो सकते थे। कीचड़ में तो जम्स होते ही है तो इन्फेक्शन हो सकते थे, जो उसके शरीर के लिए हार्मफुल था। फिर भी वो भाग रही होती है। वो कीचड़ में गिरने ही वाली थी तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ता है। अपनी जननों सामने देखती है तो कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? सामने लुई किन थी। क्यान कहती है, तुम पागल हो चुकी हो, बारिश में भाग रही हो। जो अपनी क्यान होती है वो लुई से हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मुझे महारानी फुमेंग के पास वापस जाना है। जो अपनी क्यान होती है वो कहती है, ठीक है पर अभी घर चलो। जो अपनी क्यान होती है वो अपने फिर से जिन्नों का हाथ पकड़ लेती है, पर जिन्नों जाने की जिद करती है। क्यान कहती है, इतनी जिद क्यों करती हो तुम? बारिश आ रहा है, तुम्हारा शरीर पूरा भीग रहा है, पता है तुम्हें कितनी गहरी चोट और लग सकती थी अगर तुम यहाँ पर गिर जाती तो। जो अपनी अन्नू थी वो कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जाना है। जो अपनी ज्ञान होती है वो कहती है, नहीं कहीं नहीं जाना है तुम्हें। एंड ये कहते हैं उसका हाथ पकड़ लेती है। अभी जननो कुछ भी करे, ज्ञान से तो कमज़ोर ही है वो। अभी वो बहुत रोने लगती है एंड कहती है, मुझे जाने दो, मुझे महारानी फूमंग के पास जाना है, मुझे जाने दो। एंड वो बहुत रो रही होती है। ज्ञान जो अचानक से फुमोंग को, मतलब फुमोंग क्या बोल रही हूँ, अपने जिन्नू को हक कर लेती है। जिन्नू हैरान थी कि फुमोंग ने उससे हक किया। वो बहुत फ्रीज सी हो गई थी। अभी जो ज्ञान होती है वो उसे बहुत प्यार से हक की हुई थी, बालों पर हाथ फहरा रही थी एंड कह रही थी, बेटा जिन्नू, मैं तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ, बारिश में तुम्हारे चोट को बहुत ही नुकसान पहुँचेगा। कीचड़ है, रात है, तुम कैसे जाओगी? जब सही हो जाओ तब चली जाना बेटा, प्लीज़। जनन्ना रोने लगती है, उसकी आंसू और तेज हो गई होती है। ज्ञान उसे संभाल रही होती है एंड कह रही होती है, प्लीज़ बेटा रोना बंद करो और घर चलो। एंड ये कहते ही ज्ञान उसे गोद में उठाकर ही ले जाने लगती है। जिन्नू बड़ी है, उठाना मुश्किल है, बट ज्ञान एक मदर है, बच्चों को संभालना जानती है वो, इसलिए उसको ले जाने लगती है। ज्ञान रोते रोते ही अपने, मतलब जिन्नू रोते रोते ही ज्ञान को रिटर्न में भी हक कर ली होती है। एंड ज्ञान उसे बड़े प्यार से ले जा रही थी। घर पे ले जाने के बाद उसके जख्मों को क्लीन करने के बाद, ड्रेस चेंज करने के बाद उसे सुलाने की कोशिश कर रही होती है। अपनी जो अन्नू थी अब धीरे धीरे सो भी गई होती है। वो अपने मन में ही कहती है, आज इनने हक किया तो मुझे इतना अच्छा क्यों लगा, मुझे इतना रोना क्यों आया उस दिन, आखिरकार क्यों महारानी फुमेंग ने मुझे हक नहीं किया था। और ये कहते ही वो सो जाती है कि अन्य उसे सक्सेसफुली सुला दिया होता है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ जसू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है सामने वैन को देखता है जो उठ गया था एंड कहता है, इतनी जल्दी क्यों उठे, थोड़ा और सोना चाहिए था। जाओ जसू कहता है, मुझे पूजा करना है। जो वैन होता है वो कहता है, बच्चे को और नींद चाहिए। जाओ जसू कहता है, बच्चे के नाम पर आप मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है, मुँह बंद रखो, समझे। और ये कहते ही उसे सोने के लिए ज़बरदस्ती करने लगता है। जाओ कह रहा होता है, नहीं मुझे पूजा करना है, बट वैन केसिंग उठने ही कहाँ दे रहा था, जाओ को उठने ही नहीं दे रहा था। हमें लोगों को दिखाया जाता है जो साव के साथ अपने पहुंच गई होती है ग्रूमिंग मैन के पास, उसे वापस महल में ले जाने, उसे नहाने धुआने खाना वाना खिलाने। अभी जो साव होती है वो उसी से कहती है, बूसी क्या तुम ठीक हो, बड़े उदास लग रहे हो। जो उसी होता है वो कहता है, नहीं सब ठीक है। अपनी लोगों कहती है, याद आ रही होगी जिंगबे युआन की, है ना। वूसी एकदम शांत हो जाता है, उसके गाल रेड हो गए होते हैं। साव हंसने लगती है। वूसी कहता है, आप महारानी को लेकर यहाँ से जाइए,
खाना वाना खिलाइए, हमारा कान मत खाइए। लूअर सब हंस रहे होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अभी काफ़ी देर बाद जाजू वहाँ पर आ जाता है एंड कहता है मैं मालिश करने आ गया। जो अपना गुस्से होता है वो कहता है इतने थके हुए क्यों हो तुम। जो अपना जाजू होता है वो कहता है थका हुआ क्यों हूँ मैं, बहुत मुश्किल से पिया जी से बच कर आया हूँ। वो उसे कहता है बच कर आया हूँ। जाजू कहता है जाने ही नहीं दे रहे थे, एक तो जिद कर बैठे थे कि आराम करो, सो सो सो, जब नींद ही नहीं आ रही तो मैं इतना कैसे सो सकता हूँ। वो उसे ना हंसने लगता है क्योंकि उसे बहुत फ़नी लग रहा होता है। जाजू कहता है तुम्हें फ़नी लग रहा है। उसे हाँ में सर हिलाता है। जाजू क्या कहे उसे समझ में नहीं आता। फिर वो मालिश करने लगता है अपने वेनरुयो की। देखता है तो वेनरुयो का पाँव हल्का सा मूव करता है। अपना जो जाजू है वो फटाफट वूसी को बुलाता है एंड उसको बताता है। वूसी कहता है मैं तुम्हें बताना भूल गया था, इनकी उंगली भी हिली थी। जाजू है एंड कहता है क्या सच्ची में। जो वूसी होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। अभी जो अपना जाओ होता है उसे हिट करते हुए कहता है क्या पहले नहीं बता सकते थे, इतनी बड़ी बात मेरे से छुपाई रखी, सच्ची में आपने उंगली हिलाई। अभी जो अपने वेनरुयू होते हैं वो उंगली हिलाते हैं। जाजू एक गहरी सांस लेता है एंड उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और वो ना एक साइलेंट क्रिएट कर लेता है फिर, और सिर्फ अपने वेनरियो को देख रहा होता है। हमें वैन को दिखाया जाता है जो ढूंढ रहा होता है अपने जाजू को। तभी गुजन उसके सामने आ जाती है और उससे टकरा जाती है। वैन उससे गुस्से में देखता है। गुजन कहती है माफ़ करना। जो वैन होता है वो अपने हाथों को भींजता है एंड मन में कहता है जाजू की बहन है, गुस्सा साइड करो। और कहता है जाजू को देखा है तुमने कहीं। जो गुजन होती है वो कहती है नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा, मैं अभी ही उठी हूँ। वैन कहता है इतने लेट। जो गुजन होती है वो कहती है हाँ मैं लेट उठती हूँ। जो वैन होता है वो कहता है मेरा पति सुबह उठता है, पूजा वूजा करता है। सही है कि तुम भाग गई, तुमसे शादी नहीं हुई, नहीं तो एक बेकार बहू घर लाता। और ये कहते ही वैन जाने लगता है। गुजैन समझ नहीं पाती कि यार उसको टोन देकर क्यों चले गए। उधर कावेनिंग आता है एंड कहता है क्या बात चल रही थी अपने जीजा सा से, मतलब एक्स फियोंसे एंड जीजा सा। जो गुजैन होती है वो कहती है बस करो मुझे टीज करना कावेनिंग। जो कावेनिंग होता है वो कहता है क्या ही कर सकता हूँ, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है तुम्हारी सिचुएशन देखकर। जो गुजर होती है वो कहती है मैं ना। जो कावेनिंग होता है वो कहता है मैं ना क्या। जो गुजन होती है वो कुछ बोल ही नहीं पाती है, क्या बोले उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है। हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो तीर चलाने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी निशाना बहुत अच्छी है पर दूर की निशाना वो ढंग से पकड़ नहीं पाता है। तभी वो देखता है कि पीछे से किसी की तीर बहुत अच्छे से चली है। उसी जब पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर मुँह वैशु था। जो मुँह वैशु होता है वो कहता है हाँ तीर कमान में कच्चे हो। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है पर तलवारबाजी में अच्छा हूँ। जो अपना उसी होता है मतलब मुवैशु वो कहता है मेरे से अच्छा हो क्या, जरा चेक करें। जो प्रिंस होता है वो कहता है बेशक। एंड ये कहते ही प्रिंस अपना तलवार निकाल देता है एंड मुवैशु भी। जो अपना मुंह होता है वो अपने तलवार को निकाला हुआ था एंड लड़ाई दोनों स्टार्ट कर देते हैं। ये बस एक प्रैक्टिस है इसलिए वो कर रहे होते हैं बड़ा इन्जॉय भी कर रहे होते हैं। अभी ना वापस से हमें अपने जिन को दिखाया जाता है जो बैठी हुई थी एंड खाना खा रही होती है। तभी जो सूप था ना उसके जख्मों में गिर जाता है, वो उसके हाथ सेक हो गए होते हैं इसलिए। जो अपना किन होता है वो कहता है चोट लग गई तुम्हें, क्या तुम संभल कर नहीं कर सकती थी। एंड वो मम्मी को आवाज़ देने लगता है। जो कियान आती है और बोलती है क्या हुआ। एंड किन सब बताता है। कियान घबरा कर उसकी सेवा करने लगती है लाइक जननो उसने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। फूमेंग उसको प्यार करती थी लाइक इज्जत देती थी बट इतना भी नहीं। उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है। किन कहता है दर्द हो रहा है ना, अभी सही हो जाएगा। एंड ये कहते ही फूंक मारने लगता है। जो अपनी कियान होती है वो एक लेप लेकर आती है एंड उसके पूरे नीचे लगाती है जहाँ पर उसको सूप गिरा था। जो अपनी जनन होती है वो कहती है आप दोनों इतने अच्छे क्यों हो, क्यों हो इतने अच्छे। जो अपना किनन ज्ञान होता है उसे कुछ मतलब ज्ञान होती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जिन्होंने रोने लगती है किन उससे हक करते हुए कहता है रो मत। एंड ज्ञान भी उसके सर पर हाथ फेर कर कह रही होती है रो मत, ये चोट सही हो जाएगा। बट जिन्होंने तो किसी और वजह से रो रही है, इस वजह से थोड़ा ना।
हमें जासूसों को दिखाया जाता है जो अपनी गुलशन के पास था। जो अपनी गुलशन होती है वो कहती है कब से ढूंढ रही थी, अब जाकर आप मिले हैं। जासूसो कहता है कुछ काम आ गया था। जो गुलशन होती है वो कहती है महाराज होने के बाद बहुत बिजी हो गए हैं आप, जल्दी उठते हैं, पूजा करते हैं, है ना। जो अपना वैन होता है, मतलब जाओ होता है, वो कहता है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। गुलशन कहती है कुछ नहीं, मैं माँ बाबा से मिलने जा रही हूँ, सोचा बता दूँ। जो जासूसो होता है वो कहता है ठीक है जाओ। जो गुलशन होती है वो कहती है थोड़ी सी डरी हुई हूँ, क्या वो मुझे माफ़ करेंगे। जो जासूसो होता है वो कहता है एक काम करो, तुम उनसे ये कहना। जो अपनी गुलशन होती है वो कहती है हाँ। जो अपना जासूसो होता है वो कहता है हाँ, अभी जासूसो ने कुछ बताया है वो हमें बाद में ही पता चलेगा। फिर गुलशन काउ बेनिंग के साथ वहाँ से चली जाती है। वो वही शो जो नहीं गया होता है, एंड वो अपने प्रिंस के साथ था। दोनों ने बहुत अच्छी तलवारबाजी की थी और दोनों थक गए होते हैं, गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। प्रिंस कहता है बहुत दिनों बाद मुझे तलवारबाजी करने में इतना मज़ा आया है। मोवेशू कहता है सही कहा, बहुत दिनों बाद। और ये कहते ही वो स्माइल करते हैं वापस से। हमें वैन को दिखाया जाता है जो जाओ के पास था। जो वैन होता है वो शांत था। जाओ जिसको कहता है हाँ समझ सकता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है। जो वैन होता है वो कहता है मुझे इन सब मामलों में अभी बात नहीं करना है, तुम ये बताओ खाना खाया तुमने। जो जाजूसो होता है वो कहता है अभी तक नहीं। जो वैन होता है वो कहता है बेबी तुम्हारे पेट में और तुमने खाना नहीं खाया, चलो मेरे साथ। एंड ये कहते ही उसे खाने के पास ले जाता है। जो अपना जाजूसो होता है वो बैठा हुआ था एंड वैन ही उसे खिला रहा होता है। जाजूसो बस वैन को ही देख रहा होता है एंड कहता है आप सच्ची में ऐसा दिखा सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। जो वैन होता है वो कहता है मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता, और ये कहते ही उसे खिलाता है। जो जाओ होता है वो स्माइल करता है एंड इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है जो अभी हमें पता नहीं चला है, जो हमें बाद में पता चलेगा। अभिनव में गुलशन को दिखाया जाता है जो अपने घर आई होती है, फेस नीचे की हुई। अपनी जो किन था वो बहुत खुश था। जिन्होंने को पता नहीं था कि ये कौन है। कियान अपना किन उसे बताता है। लुई बहुत गुस्से में थी एंड अपने किन वाइजांग भी। जो गुलशन होती है वो कहती है आप मुझे डांटे उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लुई कहती है क्या। एंड अपनी गुलशन अपने लुई के और किन वाइजांग के कान में साथ में कहती है, लाइक दोनों को पास में खड़ा करते हुए जाओ वैन के बच्चे का बाप बनने वाला है और वो बहुत खुश है वहाँ पर। उसने ये संदेश देने का कहा। जो लुई एंड किन्हुए जांग होते हैं देखने लगते हैं, कहते हैं क्या सच। अपनी गुजन हाँ में सर हिलाती है। लुई और किन्हुए जांग दोनों गुजन को हक करके कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। जो गुजन होती है मन में कहती है शुक्रिया छोटे भाई, तुम मुझे हमेशा बचा लेते हो। कावेनिंग जो पीछे सर झुका के खड़ा था एंड कुछ नहीं कह रहा होता है। लुई एंड किन्हुए जांग दोनों कावेनिंग को देखते हैं और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सब बहुत खुश होकर बात कर रहे थे। लुई एंड किन्हुए जांग ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। लुई थोड़ी सी अपसेट है बट गुजन से वो इतना अपसेट भी नहीं हो सकती है, उसको अपनी ज़िंदगी प्यारी थी, उसने जो स्टेप लिया वो अपने तरफ से लिया। एंड अभी यहाँ पर कोई सिकवा गिला नहीं है, सब बहुत खुश है। उनका बेटा प्रेग्नेंट है यार, लाइक लिटरली में कितनी खुशी की बात है उनके लिए। कावेनिंग भी मतलब एक राजा होने के बाद भी बहुत ही हम्बल पर्सन उनको लग रहा होता है और गुलशन से प्यार भी करता है और वो शादी की ही बात कर रहा होता है कि वो जल्द से जल्द शादी करना चाहता है गुलशन से। एंड अब शादी की ही वहाँ पर बातें चल रही होती है। अपनी जिन्नो जो ये सब देख रही होती है। केन बहुत खुश था, वो उनकी बस खुशियों को ही देख रही होती है और वो अकेले बैठी हुई थी एंड उनको एक साथ में देख रही होती है एक फैमिली के तौर पर। अभी वो ऐसे ही शांत शांत बैठी हुई थी, तभी लुई अपनी जिन्नो को देखती है और कहती है अन्नो उधर क्यों बैठी हो, इधर आओ। अभी जो गुजन होती है वो कहती है ये कौन है। जो अपनी लुई होती है वो कहती है सोच लो कि तुम्हारी छोटी बहन है ये। जिन्नो इधर आओ। जिन्होंने ये सुनकर हैरान थी कि छोटी बहन जैसी, मतलब वो उसको अपनी बेटी बोल रहे हैं। एंड वो उधर आकर बैठ जाती है। गुजियान कहती है मेरा नाम गुजियान है, तुम्हारा नाम जिन्नो है, पूरा नाम है ये। जिन्नो हमें सिरे लाती है एंड सब अब अपनी जिन्होंने से भी बात करने लगते हैं एंड जिन्होंने उनकी बातों का जवाब भी दे रही होती है। अभी हमें वैन को दिखाया जाता है जो अपने जाओ के पास बैठा हुआ था एंड जाओ गाना गा रहा होता है। तेरा एक से है या इबादत जो किया,
रब तुझ में तू है रब में ओ पिया, दिल का सुकून तेरी बाहों में, इसके जुनून तेरी आँखों में माहिया। जो वैन होता है उसे ऐसे ही घूर के देख रहा होता है, इसलिए जाओ कहता है ऐसे क्यों देख रहे हो। वैन कहता है हमारे बच्चे की तुम्हारी जैसी आवाज़ होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। साजू से बोलता है मेरे बेटे पे मेरी आवाज़ अच्छी लगेगी क्या। जो अपना वैन होता है वो कहता है बेटा नहीं बेटी होगी। जो जाओ होता है वो कहता है क्यों जिद कर रहे हैं, बेटा होगा। वैन कहता है तुम क्यों जिद कर रहे हो, बेटी होगी। जाओ जिस और वैन के सिंह फिर इस बात पर बहस करने लगते हैं। उधर जो अपनी लुओ थी अपनी माँ के पास बैठी हुई थी एंड कह रही होती है माँ क्या लगता है बेटा होगा या फिर बेटी। वो कहती है "हम्म, क्या क्या मतलब। गुहो को तो आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती ही नहीं है एंड उसे कुछ याद भी नहीं है, तो वो बस बोलती है लुबो कि वो उसकी बेटी है, तो वो मानने के लिए तैयार है क्योंकि उसे तो कुछ याद नहीं है ढंग से। बट उनको इन सब चीज़ों से कुछ पता नहीं है, लाइक अभी वो एक अलग सी ही जोन में है। जो अपनी साव होती है वो कहती है मुझे लगता है बेटा होगा। जो लुबो होती है वो कहती है क्यों लड़की होने में कोई ख़राबी है क्या। जो अपनी साहू होती है वो कहती है बेटा होगा तो अच्छा रहेगा ना। जो वो होती है वो कहती है मुझे तो बेटी चाहिए। एंड ये कहते ही दोनों चिल्लाने लगते हैं। जो गुवो होती है वो परेशान हो जाती है एंड कहती है क्यों लड़ रहे हो आपस में, बेटा या फिर बेटी क्या फ़र्क पड़ता है। जो अपने साव एंड लुबो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हाँ में सर हिला देते हैं। और लुबो कहती है माँ मैंने आपको परेशान किया, माफ़ करना। गुवो कुछ नहीं कहती है, अपने सारे के सारे ना अब अपने अपने लोगों के साथ खुश हैं। फूमेंग ही अकेली बैठी है और इंतज़ार कर रही है अपने बेटे का और सोच रही होती है कि वो कैसे मारे कैसे मारे कैसे मारे, उसे समझ नहीं आ रहा होता है। अभी जो फूमंग होती है वो कहती है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गुओ मिंगमिया और वेनरुयो अब तो साथ में ही रहते हैं, पर मेरे बीच में अब खड़ा है वूसी। वूसी को गिराना पड़ेगा, वूसी को मारने के बाद ही आगे तक पहुंच पाऊंगी मैं। सोच फूमोंग सोच, इतने आसानी से तो हार नहीं मान सकती है। इतने दिन तक मैं तड़पूं, मेरे बेटे के आने से पहले ही ये सब मैं करूँगी अब। एंड ये कहते ही फूमोंग उठती है और जो उसके खास सेवक था वो उसे बुलाकर कहती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। वो जो सेवक होता है वो कहता है महारानी फूमिंग आपके लिए हमेशा हाजिर। अभी उस सेवक का मैंने नाम नहीं रखा है ना, तो चलिए उसका नाम रखते हैं आर। जो फूमंग होती है वो आर से कुछ काम बोलती है एंड आर हाँ बोलकर वहाँ से जाने लगता है। हमें ना फिर से नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपनी झनन्ना होती है वो अपने ज्ञान के पास जाती है एंड उसके पास जाकर अपने मन में ही कहती है अब मैं जा रही हूँ, कृपया मुझे मत रोकिएगा। शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। कि इनके पास जाते हुए भी अपने मन में ही कहती है तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। और इस बार वो बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी कि कहीं लुई तो उसके पीछे नहीं आ रही, बट लुई पीछे नहीं आती है। जिन्होंने जैसे तैसे करके अपने महल पहुँचती है। काफ़ी लेट हो गया था महल पहुँचते पहुँचते। अभी वो फुमंग के कक्ष में जाने ही वाली थी तभी उसका हाथ कोई पकड़ के उसे खींच लेता है। जो अपनी जिनन्ना होती है वो देखती है और कहती है लुई। जो लुई होती है वो बोलती है तुम पागल होगी हो क्या, उसके नज़रों के सामने क्यों जा रही हो। जो अपनी जिनन्ना होती है वो कहती है मेरा पीछा करना बंद क्यों नहीं कर देती। अभी वो कक्ष के बहुत पास थे फुमंग के, कक्ष से बाहर निकलने की आवाज़ आ रही थी किसी की। अपनी जो ज्ञान होती है वो कहती है तुम्हें फुमंग की कसम है यहाँ से नहीं हिलोगी जब तक मैं नहीं बोलूँगी। एंड ये कहते ही उसे साइड में कर देती है। जो अपनी फुमंग होती है वो कक्ष से बाहर निकलती है, अपनी लुई को देखकर हैरान थी और कहती है इतने रात में यहाँ पर क्या कर रही हो। जो लुई होती है वो कहती है मन अजीब हो रहा था, बच्चे से मिलने आई थी। जो फुमंग होती है वो कहती है तुम्हारा बच्चे का कक्ष यहाँ पर नहीं है, महल में कोई भी एरा गिरा हो जाता है। जो अपनी ज्ञान होती है वो कहती है माफ़ करना। एंड ये कहते ही जाने की कोशिश करती है बट फुमंग उसे पकड़ के उसका गला दबाकर सीधा दीवार पर मारते हुए कहती है मेरी नज़रों के सामने बार बार इसलिए आती हो ना कि मुझे तकलीफ़ होए। ज्ञान बोलती है
मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। जो फूमंग होती है वो क्यान के पास जाकर उसके लिप पर किस करती है। जो क्यान होती है उसे दूर करने की कोशिश कर रही होती है। अपनी जिन्होंने ये देख रही होती है और अपने हाथों को भींच ली होती है, मुट्ठी कर ली होती है। क्यान उसे धक्का देते हुए कहती है, बस करो ये सब। जो फूमंग होती है वो कहती है, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है तुमने। जो क्यान होती है वो कहती है, ज़िंदगी मैंने ख़राब की या फिर तुमने खुद की ख़राब की है ज़िंदगी, तुम समझती क्यों नहीं हो। जो फूमंग होती है वो कहती है, क्या समझूँ मैं, क्या समझूँ मैं। पता है, तुम्हारे सिवा मेरा कोई अपना नहीं है। मैं ये सोचती थी, पर तुम ही मेरी अपनी नहीं निकली। जो अपनी ज्ञान होती है वो कहती है, तुम पागलपन के हद तक जा चुकी हो, जाने दो मुझे। जो फूमंग होती है वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम रो। जो ज्ञान होती है वो कहती है, इतना तो रुला ही चुकी हो, तुम्हें क्या लगता है तुमसे दूर जाना मेरे लिए आसान था। मुश्किल उतना भी था, पर मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं थी। जो फूमंग होती है वो कहती है, पागल नहीं, तुम मेरी तरफ प्यार नहीं करती थी मेरे से। जो ज्ञान होती है वो कहती है, ये तुम्हें लगता है, तुमसे मैं बहुत प्यार करती थी, पर बेशक अब मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती और सिर्फ नफ़रत है तुम्हारे लिए। जो फूमंग होती है वो कहती है, सिर्फ और सिर्फ नफ़रत। जो ज्ञान होती है वो कहती है, सिर्फ और सिर्फ नफ़रत। तुम किस हद तक गुजरी हो ना, मुझे पता है, बहुत घिरी हुई हो तुम। जो फूमंग होती है वो कहती है, अच्छा घिरी हुई हूँ मैं, गिरने पे मजबूर किसने किया, तुमने। जो ज्ञान होती है वो कहती है, सारे इल्ज़ाम मेरे पे लगाने से तुम साफ नहीं हो जाओगी, पाप तुमने भी किए हैं। जो अपनी फूमंग होती है वो कहती है, तुम्हारे वजह से। ज्ञान जो होती है वो कहती है, राह तुम चुन रही हो पाप करने के, रीज़न मुझे बना रही हो। कमाल की बात है, गुओ मिंगमियांग तुम्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी और तुमने उनके साथ क्या किया है। जो फूमंग होती है वो कहती है, तुम्हें लगता है कि उनकी जो हालत है मैंने की है। जो लुई होती है वो कहती है, और कर भी कौन सकता है। जो अपनी फूमंग होती है वो एकदम शांत थी। जो लुई होती है जाने लगती है। फूमंग कहती है, मेरी बात सुनो लुई। जो लुई होती है पीछे मुड़ती है। फूमंग कहती है, तुम खून की आंसू रोने वाली हो, मर भी जाऊंगी पर तुम्हें अंदर से मारते हुए जाऊंगी। अपनी लुई कुछ नहीं बोलती है, जाने लगती है। फूमंग भी फिर अपने कक्ष में चली जाती है। जो अपनी लुई होती है फिर बाद में अपनी जिन्नों को वहाँ से लेकर जा रही होती है। जिन्नों कहती है, छोड़ो। जो अपनी लुई होती है वो कहती है, इतना कुछ देखने के बाद भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ूं। वो अच्छी औरत नहीं है, तुम बच्ची हो, ना समझो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। जो अपनी जिन्नों होती है वो कहती है, मैं उनसे प्यार करती हूँ। जो अपनी लुई होती है वो कहती है, ये प्यार नहीं है, ये बिल्कुल प्यार नहीं है। जो जिन्नों होती है वो कहती है, तुम्हारे वजह से वो मेरे से प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने उनके दिल में ये बैठा रखा है कि वो किसी से प्यार नहीं कर सकती, वो तुम्हारे प्यार के सहारे ही है। अगर तुम उनके लाइफ में नहीं आई होती तो आज मैं उनके लाइफ में आई होती। जो जिन्नों होती है वो जैसे ये कहती है, लुई कहती है, मैं उनके लाइफ में नहीं आई होती तो तुम उनके लाइफ में आ जाती। सही कहती हो, काश मैं उनके लाइफ में आई ही ना होती। मेरे उनके लाइफ में आने की वजह से आज कितनों की ज़िंदगी ख़राब है। राजकुमार बन रही हो, राजकुमारी गुओ मिंगमिया, और मेरा खुद का बेटा, सब सफ़र कर रहे हैं। मैं नहीं जानती थी, पर तुम भी उस कड़ी में ही जुड़ी हुई हो। ये सब मेरे वजह से ही है। फुमंग सही कहती है, सारी गलती मेरी है। महारानी गुओ मिंगमियांग मेरे वजह से आज कुछ याद नहीं की है। जो अपनी जिन्नों होती है वो कहती है, महारानी गुओ मिंगमियांग यहाँ पर है। जो अपनी लुई होती है वो उसको ही देखने लगती है। जो अपनी जिन्नों होती है वो कहती है, ये कैसे हो सकता है, मैंने उनको बांधा था। लुई जैसे ही ये सुनती है वो कहती है, क्या कहा तुमने। लुई को कुछ ढंग से सुनाई नहीं दिया होता है, लाइक एक होता है ना कि हम कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं, वो उसी कन्फ्यूज़न में थी। जो अपनी जिन्नों होती है वो कहती है, मुझे मुझे जाना पड़ेगा। जो अपनी लुई होती है वो कहती है, क्या कहना क्या चाहती थी तुम, क्या कह रही थी तुम। जो जिन्नों होती है वो फूमंग के पास जाना चाहती थी, ये बताने के लिए कि उसने कुछ नहीं किया है, क्योंकि वो जानती है कि फूमंग ये सोच रही होगी कि उसने छोड़ा है गुओ मिंगमियांग को, इसलिए वो ये बताने के लिए जाना चाहती थी। बट लुई से जाने नहीं दे रही थी और बार बार पूछ रही थी कि मतलब क्या है तुम्हारा, मतलब क्या है तुम्हारा, एंड एक ही बात को रिपीट कर रही थी। एंड यहाँ पर सारा मैशअप सा हो रखा था।
अभी ना लुई अपने जिन को ज़बरदस्ती ले जाने लगती है और वो ले ही जाती है वहाँ से। जिन बहुत कोशिश करती है बट लुई उसे कहीं जाने ही नहीं दे रही थी। हमें ना अपनी फूमों को देखा जाता है जो अपने चेहरे पर कपड़ा वपड़ा ढक कर कहीं जा रही होती है। एंड वो जगह था अपनी गो मिंग मियांग एंड वेन रुयो का जहाँ पर रखा जाता है। आर उधर आता है एंड कहता है आपने जैसे बोला था मैंने वैसा कर दिया है, सब सो रहे हैं, मैं चेक करके भी आया हूँ। जो फूमंग होती है वो कहती है शुक्रिया। जो आर होता है वो कहता है आपके लिए जान भी हाजिर। जो अपनी फूमेंग होती है फिर देखती है तो हाँ गार्ड सो रहे थे। वूसी के पास जाती है, उसके गाल पर टैप करती है बट वूसी भी सो ही रहा था। सामने बिस्तर था जहाँ पर अपने वैन रुयो एंड गुओ मिंगमियांग ही होंगे। फूमेंग एक हल्की सी सुई लेती है और कहती है छोटा सा चोट लगेगा तो पता ही कैसे चलेगा। एंड ये कहते ही वो अपने वैन रुयो के पास जाती है और उसको तो कहीं भी उसे पिन कर देना था, वो वहाँ पर पिन कर देती है और हल्का सा ब्लड भी निकलता है, मतलब इंसान है। दूसरी तरफ जाके भी पिन कर देती है और ब्लड निकलता है, मतलब इंसान है। अभी जो अपनी फूफा होती है वो कहती है माफ़ करना, आप दोनों से ही मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ, पर क्या कर सकती हूँ, मुझे वो कियान चाहिए। कियान को तड़पाना चाहती थी मैं, इसलिए मैंने ये सब किया है, बस इसलिए ही। गुओ मिंगमियांग आप मेरी बहन जैसी थी, पर क्या करूँ मेरे लिए बदला इम्पोर्टेंट था। वैन रुयो काश काश आप अपने मरी हुई बीबी के सदमे में ही रहते, हर उनके सदमे में ही आप बस जीते रहते। मैं जो भी कर रही होती चुपचाप देखते, पर नहीं, आपको तो अपने बेस्ट फ्रेंड किनवाइजन का साथ देना था ना, उसका जिसकी बीवी से मैं नफरत करती हूँ, उसका साथ आपने दिया। गलती यही थी आपकी, सिर्फ यही गलती थी। आप दोनों तो मर चुके हो, अब बाकी है साओ जिसू और उसका वो बच्चा। उसकी वजह से वैन वैन जो मेरी हर बात सुनता है, जिसका आंचल से मैंने आँख बांध रखा था, वो मेरे से कहता है कि वो गुजैन का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि साओ को अच्छा नहीं लगेगा, उस साओ को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बस मुझे उससे नफरत है। वैन को भी मारने की कोशिश की तब वो आगे आ गया। साओ जिसू मेरे लिए मुसीबत है बहुत बड़ी, उसको मारूंगी तभी तो उसकी मार होगी। मैं उसे तड़पाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि किसी को खोने पे कैसा लगता है। उसने उसने मेरे से मेरा प्यार छीन लिया, मेरे से जीने की वजह छीन ली, मेरे से दूर हो गई। अब उससे उसका सारे अपने दूर होने वाले हैं। मैं सबको मार डालूंगी, आपको मारने के बाद तो पता ही नहीं चलेगा। किसको क्या पता चलेगा, मेरे बनाए हुए जहर किसी को कहाँ ही पता चलते हैं। आपको भी आज तक मैंने ऐसी हालत में रख रखा है। बेचारे वैन रुयो, बहन को भी कुछ याद नहीं है ना, वो बहन साजिन को भी मार डाला। बड़ा कह रहा था ना मुझे, बहुत ज़्यादा कह रहा था, बताता दूंगा। क्या बताएगा कि भाई उसका बच्चा है? मानेगा ही कौन, कौन मानेगा? वो मेरी बात बताए उससे पहले मैंने उसको मार डाला। मेरे रास्ते में जो जो आया मैंने उन सबको मार डाला, चाहे वो किन सॉन्ग ही क्यों ना हो। अभी फूमंग इस्तेमाल करती है, पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है माँ आपने ही मारा ना उनको। जब फूमंग होती है वो पीछे मुड़ती है तो देखती है उसका बेटा फई खड़ा है। जो गु होती है वो कहती है फई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटे, कब आए? हाँ, जो फई होता है वो कहता है मैं कब आया, यकीन नहीं करना चाहता था, मैं लड़ रहा खुद से, आखिरकार ऐसा क्यों। अभी जो फूमंग होती है उसके पास जाती है बट अपने फई के पास जाओ जसू था एंड उसके पास वैन था, साओ भी उधर थी, लुओ भी उधर थी, फूमंग घिरी पड़ी थी। उसी जो उठ जाता है एंड कहता है इस हद तक गिर गए,
इस हद तक जो अपनी फूमो होती है वो इधर उधर देख रही होती है। पीछे आर को लाया जाता है जिसकी हाथ बंधी हुई थी। वो कहता है, अगर मैं आपका साथ देता तो मैं मर जाता। अभी मैं कुछ समय ही जेल में रहूँगा, पर मैं बाहर निकल जाऊँगा। मेरी फैमिली को ये लोग नहीं मारेंगे, माफ़ करना। जो अपनी फूमो होती है वो फटाफट बिस्तर हटाती है तो वहाँ पर 2 लाशें पड़ी हुई थी किसी और की, बट यहाँ पर गो एंड वेनरोयो नहीं थे। जो जाजूसू होता है वो कहता है, आपको क्या लगा आप उनको मार देंगे? हो ही नहीं सकता। फुमोंग अपने सीधा जाओ का गला पकड़ने जाती है, बट वह ना हाथ पकड़ के कहता है, छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा फुमेंग। जो फुमेंग होती है वो कहती है, बहन बेटा मैं तुम्हारी माँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है, माँ है आप? आपने मेरी माँ की क्या हालत कर दी, बाबा की क्या हालत कर दी। मेरी आंखें सच्ची में आपने अपने आंचल से बांध रखी थी, तभी मुझे पता नहीं चला कि वो सही है। मैं उसे मारता था आपकी वजह से, आपकी वजह से। मैंने जाओ को मारा आपकी वजह से, नफरत करता था आपकी वजह से। उसकी माँ ने आपका अपमान नहीं किया था, बस आपका दिल तोड़ा था, सिर्फ और सिर्फ आपका दिल। इसका इसका अंजाम आपने ऐसे चुकाया, और गलती तो आपकी ही थी, समझती क्यों नहीं है? जो अपनी वो मांग होती है वो शांति एंड कहती है, साव ने क्या किया? क्या किया साव ने तुम्हारे साथ? वैन बेटा ये सब गलत फहमी है। जो साजूसू होता है वो कुछ कहे उससे पहले वैन ही फुमंग का हाथ हटाते हुए कहता है, गलत फहमी थी मुझे कि आप मेरी माँ हैं। आप मेरी छोटी माँ नहीं, आप कोई नहीं है। आप सच्ची में एक घटिया लड़की है। जो अपनी फूफा होती है वो एकदम स्टक थी। फ़ही को देखकर कहती है, फ़ही ये सब जो कह रहे हैं तुम्हें यकीन तो नहीं है ना? जो फ़ही होता है वो कहता है, अगर मैं ये देखा नहीं होता तो ना होता, सब देख चुका हूँ मैं माँ। एंड ये कहते हैं उनके पास आता है और एक अंगूठी उनको निकाल के देता है और कहता है, आखिरकार क्यों किया ऐसा? मैं उसे सच्ची में प्यार करता था और आपने उसे मार डाला। अभी जो अपना फ़ई होता है वो नीचे गिर जाता है। अपनी जो फुमंग होती है वो देखती है कि ये वही अंगूठी है जो अपना किन सॉन्ग लेकर गिरा था। अभी जो फ़ई होता है वो बहुत रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। फ्लैशबैक टाइम। फ़ई के पास ना एक नोट आया था कि लॉन्गक्विन उनसे मिलना चाहते हैं और ये बात प्लीज़ फुमंग को ना बताएं। अपना जो फ़ही होता है वो मान जाता है एंड अपनी माँ से झूठ वूठ बोल कर चला जाता है। वो अपने लॉन्ग क्वीन के पास ही गया था। जो लॉन्ग क्वीन होते हैं वो अपने फ़ही को देखते हैं। जो फ़ही होता है वो कहता है, आपने मुझे बुलाया? जो लॉन्ग क्वीन होते हैं वो कहते हैं, मेरे साथ चलो। जो अपना फ़ही होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। लॉन्ग क्वीन एक जगह पे ले जाते हैं जहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी। उस का पर्दा हटाते हैं तो वो किनसंग था, जिसकी जो चेहरी थी वो पूरी नीली हो चुकी थी। जो अपना फ़ई होता है वो देखने लगता है। जो अपना लॉन्ग क्वीन होता है वो उस रिंग को निकालता है और कहता है, ये तुम्हारी माँ की रिंग है, इसे जहर देकर पानी में गिरा कर मार दिया गया है। जो अपना फ़ई होता है वो कहता है, और आप कहना चाहते हैं कि मेरी माँ ने किया? झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे। जो अपना लॉन्ग क्वीन होता है वो कहता है, तुम्हारी माँ मेरे बेटे जैसे सिलसिले पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। वो तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बारे में ये सुन भी नहीं सकता है। वो हमारे यहाँ पर लड़ा करता था तुम्हारे वजह से। जो अपना हाँ फ़ई होता है वो कहता है, क्या मतलब? अभी लॉन्ग क्वीन उसका हाथ पकड़ के अपने जो किन का कमरा था उसे ले जाते हैं। उसका जो बक्सा होता है उसे खोलते हैं तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ई की फ़ोटो थी और कुछ नोट्स जिसमें किन ने अपने दिल की बातें लिखी हुई थी जो वो कभी फ़ई से नहीं कह सकता था। जो फ़ई होता है वो पढ़कर रोने लगता है एंड कहता है, तो आखिरकार किन ने ऐसा क्यों किया? जो लॉन्ग क्वीन होता है वो कहता है, तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को मार डाला क्योंकि अगर वो किन्नर से शादी करवाती तो तुम कभी महाराज नहीं बन पाते ना। जो अपनी फ़ई होता है वो कहता है, ये सच नहीं है। जो लॉन्ग क्वीन होता है वो कहता है,
इनकी लाश, मेरी किन की लाश काऊ कबीले ने पहुंचाई है। काऊ कबीले के काऊ वेनिंग ने, उस समय जो लॉन्गक्विन से मिलने आया था ना, वो काऊ कबीले का काऊ वेनिंग था। अभी हमें अपने किन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब किन पानी में गिरा था ना, तो वो पानी के सतह के ऊपर आ गया था। पानी का प्रेशर बहुत था और एक नाव ने उसे खींच लिया होता है। जो नाव जा रही होती है अपने काऊ कबीले, और वो मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले। उनको पता नहीं था कि उनके जाल में एक इंसान भी आकर फंस गया है। जब वो उधर रखते हैं ना, तब उन्हें पता चलता है। एंड उस समय काऊ वेनिंग वहाँ पर आया हुआ था। वो अपने राज्य में बहुत घूमता है, अपने प्रजा से बहुत अच्छे से बात करता है। अभी मछुआरे की यहाँ पे भीड़ देख के वो उधर जाता है। एंड वो किन्सन को जानता है, क्योंकि जो लॉन्गक्विन है ना, वो बहुत बड़े महाराज हैं यहाँ पर, लाइक बहुत बड़े पंडित हैं, तो सब जानते हैं। अपना जो काऊ वेनिंग होता है वो उसके पास जाकर कहता है, किन्सन, किन्सन। एंड किन्सन ने ना, पानी से तो वो जल्दी ही बाहर निकल गया था। उसने अपनी सांसों पर कंट्रोल करते हुए जहर को कम किया होता है। अभी जो किन्सन होता है वो काऊ वेनिंग के हाथों पर उस अंगूठी को रखते हुए कहता है, लॉन्गक्विन से कहिएगा, वो मैंग ने सबको मार डाला, उनने मुझे धक्का दे दिया ताकि ताकि वो वही वही राजा बन सके, मेरे से शादी ना करे। वो मैंग ने साजिन को भी मारा है। गोवा मैंग के साथ भी, के साथ भी उसने ही किया है। अभी जो अपना किन्सन होता है वो मर जाता है, जिस वजह से काऊ वेनिंग को कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत तो समझ में आया होता है कि फूमेंग ने ही उसके साथ कुछ किया है। एंड उसके लाश को फिर लॉन्गक्विन के पास ले जाया जाता है, और काऊ वेनिंग कहता भी है कि लॉन्गक्विन के आखिरी शब्द, एंड अपना जो लॉन्गक्विन होता है वो सुनकर शॉक था। वो ये सारी बातें फ़ई को ही बताना चाहता था सिर्फ, और फ़ई को उसका चेहरा दिखाकर उसकी अंतिम संस्कार करना चाहता था। फ़ई जो रो रहा होता है और कह रहा होता है, कह दीजिए ये झूठ है। लॉन्गक्विन कहता, काश मैं ये कह पाता कि ये झूठ है। मेरा बेटा, मेरा शिष्य जैसा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता था, फुमेंग की बहुत इज्जत करता था, पर उसके बदले उसे क्या मिला? मौत, सिर्फ मौत। फुमेंग, मैं उसे मरते हुए देखना चाहता हूँ, और तुम्हें इस बातों पे विश्वास नहीं करना है तो मत करो। बस मैं चाहता था कि तुम उसकी आखिरी बार चेहरा देख लो। अब निकलो यहाँ से। जो फ़ई होता है वो कहता है, लॉन्गक्विन, जो लॉन्गक्विन होता है वो कहता है, निकलो। एंड ये कहते ही फ़ई को वहाँ से निकाल दिया जाता है। फ़ई जो बहुत रो रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है क्या सच है क्या झूठ है, वो इन सब बातों पे यकीन नहीं कर रहा होता है। तबीयत भी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, बहुत ज़्यादा। इसलिए वो सीधा उसी के पास जाता है। उसी के पास जाता है तो वो कुछ देखता है जो भी हमें पता नहीं चलेगा। जो फुमेंग होती है वो अपने बेटे को ही देख रही होती है। फ़ई जो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। प्रिंस जो उधर था, जो फ़ई को उस समय संभाल रहा होता है। जो फ़ई होता है वो कहता है, क्यों किया माँ, क्यों किया? जो अपना फुमेंग होती है वो कहती है, बेटा। चलो वो होती है वो कहती है, बंदिश कर लो इन्हें, कारागास में डाल दो इस औरत को। जो अपनी फुमेंग होती है उसे ले जाया जा रहा था, एंड कह रही होती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। बट उसे कोई छोड़ेगा थोड़ा, वो एक पागल थोड़ा है। आर और फुमेंग को फिर बाद में जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जो वैन होता है वो जाओ के हाथों को होल्ड करते हुए कहता है, साजिशो, शुक्रिया। जो साजिशो होता है वो कहता है, शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये कहते ही स्माइल करता है। एंड अगेन फ्लैशबैक टाइम, जब अपना जाजूसो अपने आया था वैन रुयू के पास सॉरी। एंड उसी ने जब ये बात बताई थी, तो जो अपना जाजूसो शांत हो गया था ना, तो उसके दिमाग में कुछ बात आई होती है, और वो उस बात को ध्यान रखते हुए वैन के पास जाकर उसे बुलाता है और कहता है, मैं अभी जो कहने वाला हूँ ये आपके लिए थोड़ा अजीब होगा। जो वैन होता है वो कहता है, क्या कहना चाहते हो? और तुम खड़े मत रहो, बैठ जाओ, बच्चे के लिए सही नहीं होगा।
जो जाजूसू होता है वो अपने हाथ को अपने पेट पर रखता है और कहता है ये बहुत बहादुर है, इससे कुछ नहीं होगा, पर आपको सोच समझ के काम करना पड़ेगा। वैन कहता है कहना क्या चाहते हो। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है वैन रोयू, महाराज वैन रोयू अपनी उंगली हिला सकते हैं। जो वैन रोयू होता है वो अपनी उंगली हिलाता है। जाजूस वैन ये देखकर हैरान था, वो ये बात भूल चुका था। लोगों ने उसे बताई थी बट उसके दिमाग से इतने सब कुछ चीज़ें साथ में हुई ना कि वो ये बात भूल गया था। एंड वो बहुत खुश होता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है ये बहुत अजीब है, पर ये आपको देखना और समझना सब पड़ेगा। जो वैन होता है वो कहता है जाओ, कहना क्या चाहते हो तुम। जो जाजूसू होता है वो कहता है महाराज वैन रोहियो, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो अपनी उंगली उठाइए। वैन रोहियो उंगली उठाता है। जो जाजूसू होता है वो कहता है अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है तो आप अपनी उंगली उठाएंगे, और जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है तो आप मेरे 5 तक गिनने तक उंगली नहीं उठाएंगे। जो वैन रुयू होता है वो अभी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। जाओ जिसु कहता है आपको समझ में आया। वैन रुयू उंगली उठाता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है ये पिताश्री से बात करने का बहुत अच्छा तरीका है, पर तुम इनसे पता क्या लगवाना चाहते हो। जो वूसी होता है वो खड़ा था और अपने हाथों को भींजा हुआ था। जो अपना जाओ होता है वो कहता है वैन आपका बेटा है ना। वैन रुयू उंगली उठाता है। जो वैन होता है वो कहता है मैं इनका ही बेटा हूँ। जो अपना वैन रुयू होता है वो शांत था। जाओ कहता है हाँ पता है। एंड ये कहते ही वो बोलता है तो वो आपकी बेटी है ना। वैन रुयू उंगली उठाता है। जो अपना जाओ होता है वो कुछ कहे उससे पहले वैन कहता है ये क्या हरकत कर रहे हो, क्यों पापा को परेशान कर रहे हो। जाजू से कहता है प्लीज़ हमारे बच्चे के लिए देख लीजिए। जो अपना वैन था अब शांत हो जाता है बच्चे का नाम सुनकर। जाजू से गहरी सांस लेके कहता है वही आपका बच्चा है। जो अपने वैन रोयो होते हैं हाथ नहीं उठाते हैं। अपना वैन परेशान था एंड देखने लगता है। अपना जाजूसू 5 तक गिनता है 1 2 3 4 5 एंड वैन रोयो ने हाथ ही नहीं उठाया था। जाजूसू हैरान था। जाजूसू कहता है फई आपका बच्चा नहीं है ना। तब वैन रोयो हाथ उठाते हैं। अब ना वैन कहता है तो तो किसका बच्चा है। जो अपना वैन होता है वो समझ नहीं पा रहा था। जो जाजूसू होता है वो कहता है आपके इस हालत का जिम्मेदार क्या वैन है। जो वैन होता है वो कहता है मैं अपने पापा की हालत ऐसे क्यों करूँगा। अभी जो जाजूसू होता है फिर 5 तक गिनता है। अपने वैन रोयो हाथ नहीं उठाते हैं। जाजूसू कहता है कि आपकी इस हालत का जिम्मेदार वो मैंग है। वैन रोयो हाथ उठाते हैं। वैन परेशान और कहता है क्या बकवास चल रहा है, वो मैंग ये नहीं कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है ये। पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है कर सकती है, वो ऐसा कर सकती है। पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ पर अपना फ़ई था। अपना जो जाजूसू होता है वो कहता है फ़ई। जो अपना फ़ई होता है वो कहता है वो ऐसा कर सकते हैं, वो ऐसा कैसा कर सकते हैं। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है फ़ई आप रो क्यों रहे हो। एंड वैन भी कहने लगता है फ़ई रो क्यों रहा है। एंड ये कहते हैं उसे शांत करवा रहे होते हैं। जो अपना फ़ई होता है वो कहता है मेरी माँ ने मेरे प्रेम को मार डाला और साथ में साउजिन को भी। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और फ़ई सारी बातें बताता है, सारी की सारे। एंड सब हैरान थे। वैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है फूमांग पर कहीं ना कहीं वो फूमिंग के प्यार में इस कदर फंसा हुआ है कि उन चीज़ों को मान भी नहीं रहा होता है। लाइक दोनों मिक्स फीलिंग थी उसकी। एंड जब वैन इस बात को रखता है तो फ़ई कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वैन कहता है क्या आइडिया। जो फ़ई होता है वो कहता है माँ का सबसे ख़ास आदमी वो वो उस दिन भी वहीं पर था और वही सारी बातें बता रहा था। वो उनके साथ ज़रूर मिला होगा, हमें उन्हें पकड़ना चाहिए। अभी ये बात सुनकर आर को पकड़ा जाता है। आर पहले कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था, पर जब बताता है वैन कि उसकी फैमिली को
उसके कब्जे में रखा गया है और अगर तुम सच नहीं बताओ तो तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। तब वो कहता है कि हाँ, फुमेंग ने उस दिन उनकी जान ली थी। अभी जो अपना वार है उससे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए उससे कुछ ज़्यादा पता लगवा ही नहीं पाते हैं। बट जाओ कहता है कि जब भी कोई भी बात हो तो तुम बताओगे फुमंग को लेकर। एंड जब फुमंग ने वो कहा होता है उसकी प्लानिंग, और उसकी प्लानिंग ये थी कि वो नींद की गोली देकर उनके शरीर में सुई चुभा कर चली जाएगी, जिस वजह से वो जो हैं वो मर जाएंगे और उस जहर का भी ये लोग पता नहीं लगा पाएंगे। फिर वो जाओ जिसको को मार कर खुद को मार देगी। उसने यही सोचा था कि किसी ने फैमिली अटैक किया है, ये हो जाएगा, इसलिए उसने आर को बोला होता है। एंड आर ये बात बता दिया होता है और जाओ जिसने प्लान बनाया होता है कि वो रात को वहीं पर रहेंगे। गुओमिंग मियांग एंड वेन रुयू को चेंज कर दिया गया था दूसरे लाशों से, उनको हटा दिया गया था। और फिर क्या हुआ है आप जानते ही हैं। जो अपना जाओ था वो फुमंग अपने फई से कहता है तुम बहुत बहादुर हो। जो फई होता है वो कहता है बहादुर, मैं बहुत बहादुर हूँ। और ये कहते ही वो रोने लगता है। प्रिंस जिसको एक अलग सदमा मिला था उससे फाइनली पता चल गया है कि फई उसका भाई है, क्योंकि जाओजिंग का बेटा है ना वो। और अब वो फई से क्या कहे, ये अजीब सा ही सिचुएशन हो गया होता है, अजीब सी ही माहौल बन गई होती है। अभी जो हमारी प्रिंस की माँ थी उससे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसके एक एक शब्द 100% सत्य थे। उसने झूठ नहीं बोला था, ये सब सच था, इसलिए उसकी माँ को छोड़ दिया गया था। अभी प्रिंस खुश है कि उसकी माँ सही है, बट इस बात की दुखी भी है कि फई उसका भाई है। उसका दिल जो चकना चकना चूर हो गया होता है कि वो अपने भाई को ही किस करने वाला था। ये सो डिस्कस्टिंग यार, लाइक एक ही बाप के हैं वो। अब ना फई तो जैसे कि कुछ सेंस में ही नहीं है अभी। प्रिंस अपने पूरे सेंस में है, वो बहुत अच्छी फील कर रहा होता है। अब वो अपने फीलिंग से ही लड़ रहा है। अभी ना ये सज़ा दी गई है फुमेंग को कि जो फुमेंग है वो जेल में सड़ेगी, उससे कोई मिलने नहीं जाएगा, उसे खाना पीना भी नहीं दिया जाएगा। उसे सड़ा गला कर मारने के इरादे में थे, क्योंकि जो किया है बहुत बुरा किया है। तिल तिल करके उसे मारना चाहते थे, क्योंकि नहीं, इतने लोगों की उसने जान ले ली, इतनों के साथ बुरा कर दिया, और कर ही क्या सकती है वो। अभी ऐसे ही उनको रखा गया होता है। अभी कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और ये बात जो थी फैल गई होती है। जनन्नो को भी पता चल गया था कि फुमोंग कारागास में है। वो खुद को ही ब्लेम कर रही होती है कि सब उसकी वजह से हुआ है। लुई जानती है, मतलब अब समझ चुकी है कि जो जनन्नो है उसने ही गुओ मिंगमियांग को कैद में रखा था, लाइक वो उसके साथ थी, बट वो कुछ कह नहीं रही होती है। वो उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़ के कहती है हम गलतियाँ कर देते हैं, ज़रूरी है उन गलतियों को सुधारना। जनन्नो समझो, अपने आप को समझो और अपने आप को समझाओ, कुछ भी गलत कदम मत उठाना। जो अपनी जनन होती है वो हमें से रिलाती है, किन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के कहती है क्या तुम मेरे साथ खेलने चलोगे। किन कहता है हाँ क्यों नहीं, एंड ये कहते ही उसके साथ खेलने के लिए चला जाता है। अपनी लुई स्माइल कर रही होती है। अभी जो किन होता है वो उसके साथ खेल रहा होता है एंड जिन्होंने भी खेल रही होती है। काफ़ी देर वो ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। बहुत सारी मस्ती करने के बाद जो अपनी किन था वो एक जगह पे बैठा था। जिन्होंने कहती है क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। किन कहता है क्यों नहीं, एंड ये कहते ही वो बोतल लेकर आए थे वो साइड में पड़ा था, वो उसे लेने जाता है। जैसे ही आता है तो देखता है कि जिन्होंने जो पहाड़ के डेड एंड पे थी वो वहाँ से कूदने का सोच रही है। किन कहता है जिन्होंने जिन्होंने पीछे मुड़ती है एंड स्माइल करते हुए कहती है शुक्रिया किन। एंड ये कहते ही वो कूद जाती है, पर तभी अपनी जिन्होंने का हाथ अपनी लुई पकड़ लेती है। जो अपनी जिन होती है, मतलब जिन्होंने, वो लुई को देख कर कहती है आखिरकार क्यों आप मुझे हमेशा बचाते रहते हैं। अभी किन वहाँ पर आता है और कहता है जिन्होंने ऊपर आओ, माँ का हाथ पकड़ के ऊपर आओ। जो जिन्होंने होती है वो कहती है मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, नफ़रत करती हूँ आपसे। जो लुई होती है वो कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानती हूँ,
ऊपर आओ। पर जिनन्नो आने के लिए तैयार ही नहीं थी, वो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, जिस वजह से लुई के हाथ से ना खून निकलने लगता है, क्योंकि पहाड़ से बर्फ़ हो रहा है। वो खून जिनन्नो के फेस पे जाने लगता है एंड वो खून देखकर बोलती है, खून निकल रहा है, छोड़ दीजिए मुझे। जो लुई होती है वो कहती है, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, ऊपर आओ। एंड ये कहते ही उससे ऊपर ले रही होती है, बट जिन्होंने ऊपर आने के लिए तैयार नहीं थी। वूजन उधर आती है एंड कहती है माँ। एंड ये कहते ही वो लुई को उठाने में मदद करती है, और ये कहते ही दोनों लड़कियों ने उससे ऊपर ला दिया होता है। अपनी जो जिन्नन्नो थी वो बैठी हुई थी, लुई उसके पास जाकर उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, पागल हो क्या, ज़िंदगी प्यारी नहीं है क्या। जो अपनी जिन्नन्नो होती है वो कहती है, मेरे वजह से आज वो जेल में है। जो अपनी लुई होती है वो कहती है, उसके कर्म की वजह से है, कर्म की वजह से है, तुम्हारे वजह से नहीं, ये तुम्हें जानना पड़ेगा। और उसके लिए तुम हमें छोड़ के जा रही हो क्या? इतने दिन में तुम्हें हमसे बिल्कुल भी लगाव नहीं हुआ? केन रो रहा है तुम्हारे लिए, कितना मानता है वो तुम्हें, फिर भी तुम्हें फूफों का प्यार दिखाई देता है, मेरे बेटे का नहीं। किन ना जो रो रहा होता है, जिन्होंने अपने किन को देख कर कहती है, क्या तुम मेरे से प्यार करते हो? किन बोलता है, प्यार नहीं जानता क्या होता है, पर मैं तुम्हें अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ। तुम्हें जब से चोट लगा है तब से बहुत दर्द फील करता हूँ। तुम अक्सर हमें छोड़ के जाने का क्यों सोचती हो? एंड ये कहते ही वो अपने जिन्नन्नो को हक कर लेता है। जो गुजन होती है वो इशारा करती है कि क्या चल रहा है माँ। एंड जो अपनी लुई थी वो इशारा करती है कि कुछ नहीं। हमें महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़हा जसू, जो अभी भी परेशान था क्योंकि वैन केसिंग उसकी ओवर केयर करता है, बहुत ज़्यादा ओवर केयर। और अभी जो जनरुयू का कमरा है ना, वो उनको वापस से उनका ही कमरा दिया, और गुवो मिंगमियांग का भी कमरा उनको दे दिया गया है वापस से। अब वो दोनों साथ में रहेंगे। वूसी को भी बहुत खुशी है कि जो झमेला था वो सही हो गया। अपने वेनरुयू बहुत अच्छे खासे रिकवर कर रहे हैं। गुवो मिंगमियांग का भी कुछ नहीं हो रहा है याददाश्त वापस आने के लिए, बट वो अपने वेट कर रहे हैं अपने जिंगबेई युवान का, क्योंकि बहुत दूर है वो जगह, तो आने में टाइम लगेगा ही। जो अपनी लुवो थी वो भी बहुत खुश थी साओ के साथ, एंड उनकी शादी की डेट भी फिक्स हो गई होती है। अभी हमें कुछ दिन बाद का वापस से सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लुई जो एक जगह पे खड़ी है एंड उसके पास में साओ है। जाओ भी वहीं पे खड़ा है। दूसरी तरफ अपनी लुवो खड़ी है और उसके पास अपना वैन केसिंग है और अपनी गुवो मिंगयांग भी है। और यहाँ पर अभी शादी होने वाली है। किसकी? लुवो और साओ की। सारी रस्म हो चुकी थी, अभी बस वो चक्कर लगाना होता है, और वो बहुत प्यार से कर रहे होते हैं। पंडित भी वहाँ पर आए होते हैं, और ये पंडित कौन है? लॉन्गक्वेन, क्योंकि फोमोंग को सज़ा मिल चुका है, इसलिए वो वापस इस राज्य में आने के लिए तैयार है। अभी वो दोनों की शादी करवा रहे होते हैं। दोनों की शादी होने के बाद वो परिवार वालों के पाँव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। हर जगह खुशियों का माहौल बना हुआ था, सब बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। अभी जो वूसी था ना, वो भी उस शादी को अटेंड किया था, क्योंकि जनरुयू को वहाँ पर लाया गया था, बैठा कर उन्हें अच्छे से बैठा कर वहाँ पर लाया गया था, और शादी अटेंड कर रहे होते हैं। वूसी भी काफ़ी समय बाद बाहर निकला है, सालों बाद काइंडली। वैन और जाओ जो पास में खड़े हैं, शादी की चीज़ों को देख रहे हैं। साजुसु कहता है, मेरी शादी तो पूरी नाटक जैसी थी। वैन जाओ को ही देख रहा होता है। जाओ बोलता है, सोने की जंजीरों में बांध कर शादी हुई थी। किसी ने मुझे बोला था कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा पति इतना अमीर है कि सोने की जंजीर से बात कर तुमसे शादी कर रहा है। जो वैन होता है वो कहता है, तुम मेरे पुरानी बातों को भूल नहीं सकते क्या? जाजसू कहता है, पुराने बातों को भूल जाऊं क्या, सच्ची में? और ये कहते ही वो देखता है अपने वैन की तरफ। वैन कहता है, जो हो गया वो हो गया, पुरानी बातें याद करके हम कर ही क्या सकते हैं। जाजसू बस हंसता है एंड कुछ नहीं कहता है। वहाँ पर लुई आती है और कहती है, क्या बातें चल रहा है? वैन एकदम सीधा खड़ा हो जाता है और कहता है, कुछ नहीं। जो लुई होती है वो कहती है, तुम घबराए हुए लग रहे हो वैन। जो वैन होता है वो गहरी सांस लेता है, उनके पास जाकर अपने नीज़ पर बैठ कर कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा,
मैंने आपके बेटे को बहुत तकलीफ़ दी है और आपको भी गलत समझा है। सारी गलती उस औरत की थी और मैं आप दोनों को तकलीफ़ दे रहा था। जो लुई होती है वो कहती है वैन बेटा ऐसा मत करो, उठ जाओ। जो वैन होता है वो कहता है मैं कब से आपसे सॉरी बोलना चाहता था, सॉरी, मुझे क्षमा कीजिएगा। जो लुई होती है वैन को गले लगाते हुए कहती है जो हो गया वो हो गया। मैं खुश हूँ कि अब मेरे बेटे को तुम इतना प्यार करते हो। शुक्रिया वैन केसिंग, शुक्रिया। जो वैन होता है वो स्माइल करता है एंड कुछ नहीं कहता है। जो अपने किन्वा एजांग होते हैं वो भी उधर आता है तो वैन उनसे भी सॉरी बोलकर उनका जो पद था उन्हें वापस देता है। किन्वा एजांग बोलते हैं कि अब उनको वो सब काम करने का शौक़ नहीं, बट वैन की रिक्वेस्ट की वजह से वो वापस महल में आने के लिए तैयार हो गए होते हैं। अभी ना इनकी शादी धूमधाम से करवाई जा रही है लुवो और साव की अपनी, इसलिए वहाँ पर गाने बजाने वाले भी आए होते हैं। अभी जो गाना बजाने वाले थे वो बहुत अच्छे से गाना गा रहे होते हैं। जो जाजिसू होता है अब उधर जाकर कहता है मैं भी गाना गाऊंगा। जो वैन होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, सबके सामने गाना गाओगे नज़र लग जाएगी। जो जाओ होता है वो कहता है हैं। जो वैन होता है वो कहता है और नहीं तो क्या, तुम्हें नज़र लग गई तो कोई बात नहीं, बेबी को लग गई तो। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। वैन कहता है मैं मानता हूँ, बिल्कुल नहीं, गाना नहीं गाओगे तुम। जो जाजू होता है वो कहता है मैं गाऊंगा। वैन मना कर रहा होता है बट जाओ के जिद कर रहा होता है। वैन मुंह फुला लेता है क्योंकि वो जाओ को रोक ही नहीं पाता है। एंड जो अपना जाजू होता है गाने को कंप्लीट मतलब गाने को गाना लगता है गाने लगता है। तुझसे जुड़ी है प्रीत मेरी, अब बन गया मैं तेरा। संग चलूं हर मोड़ पे, दिल से मोहब्बत तोड़ के। जो दूरियां है मिटा दूं, तुझ में खुद को छुपा लूं। सहगाए तो पिया मोरे, तेरे रंग में मैं रंगा हूँ। दिल से तेरे छुपा भी डोर, अब तो संग संग चलूंगा हूँ। जीत गए तो पिया मोरे, सांसों से तेरी बंधा हूँ। चुपके से तू पास आया, खुद को मेरे दिल में पाया। छोड़ के हम सारे पुराने दिल के तले तू खोल दे। तेरे लिए कुछ भी कर लूं, मोहब्बत को मैं अमर दूं। सहगान जीत गए तो पिया मरे, तेरे रंग में मैं रंगा हूँ। दिल से तेरे जबान भी डोर, अब तो संग संग चलूंगा हूँ। जीत गए तो पिया मोरे, सांसों से तेरी बंधा हूँ। चुपके से तू पास आया, खुद को मेरे दिल में पाया। छोड़ के हम सारे पुराने दिल के तले तू खोल दे। तेरे लिए कुछ भी कर लूं, मोहब्बत को मैं अमर दूं। जितने तो पिया मोरे, तेरे रंग में मैं रंगा हूँ। दिल से तेरे जबान दी डोर, अब तो संग संग चलूंगा हूँ। जीत गए तो पिया मोरे, सांसों से तेरी बंधा हूँ। मिट्टी से महका तेरा प्यार, सपनों का बन गया संसार। छू के तू दिल की हर धन, पिया रे तू है मेरा अरमान। पिया मोरे तेरे रंग में न मैं कोई बहार, तेरे बन के रहूंगा, हर दर्द सह जाऊंगा। तू कितना भी मुझे सताए, एक दिन आएगा तुझे मैं भी सताऊंगा। तू मेरे लिए रोएगा, मेरी यादों में खोएगा। दिल के दरवाजे तू खोलेगा, खुद को मुझ में समोएगा। फिर तेरा दिल ये कहेगा अब तेरा मैं हो गया रे। मेरे लिए जो तड़प उठेगा, सिर्फ यही गीत गाएगा। सहगाए तो पिया मोरे,
दिल के हर जख्म को सी लिया, तेरे संग जीने की लाज रखी, अब खुद को तुझसे जोड़ लिया। जीत गए तो पिया मोरे, तेरे प्यार में खुद को खो दिया। जीत गए तो पिया मोरे, तेरे प्यार में खुद को खो दिया। अभी जो जाजसू होता है वो अपना पूरा गाना कंप्लीट कर लिया होता है और उसके फेस पे बहुत प्यारी स्माइल थी। अभी सब जाजसू के लिए ताली बजा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि राजकुमार आपने बहुत अच्छा गाया है, राजकुमार आपने बहुत अच्छा गाया है। जो अपना जाजसू होता है वो शांत था। जो अपना जाऊ होता है फिर वैन के पास जाकर कहता है, पिया जी क्या आप मेरे लिए गाना नहीं गाएंगे, ये गाना आपके लिए था। जो अपना वैन होता है वो कहता है, नहीं मुझे गाना वाना नहीं गाना है। जाजसू वैन का हाथ लेकर अपने पेट पर रख कर कहता है, आपका बेबी चाहता है कि मैं आप मेरे लिए गाना गाओ, क्या आप नहीं गाओगे। वैन एकदम शांत, फिर बाद में उससे दूर जाने लगता है। जाजसू सोचता है कि नहीं गाएगा, बट वैन सबके सामने जाकर गरारे करते हुए अपने गाने स्टार्ट करता है। मेरी हर एक खता का सिलसिला याद आता है, तेरे आंसुओं का वो समंदर याद आता है। मैंने सितम पे सितम किए थे तुम पर, और तुमने हर दर्द मुस्कुरा कर साथ लिया था। कितना चाहा किया पिया तुम्हारा ना हो, पर अब मैं तुम्हारा हो गया हूँ। तेरी मोहब्बत ने मुझे बदलने पर मजबूर किया, अब हर छोटी खुशी में तुम्हारा वजूद दिखाई दिया। मैं तो बस अपने गुस्से का गुलाम बन गया था, और तुम अपने प्यार का एक मिसाल बन गए थे। मेरी हर नफरत का तू प्यार से जवाब दे रहा, और मैं खुद के ही जाल में उलझ कर रह गया। अब तुम जीत गए हो अपने पिया को, तेरे प्यार ने हर सितम का इलाज कर दिया। मेरा दिल अब सिर्फ तुम्हारा घर बन गया है, अब तुम जीत गए हो अपने पिया को। मुझे याद है वो रातें जब तुम रोते थे, और मैं तुम्हारे आंसू देख कर भी अनजान बनता था। मुझे लगा था मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, पर तुमने अपने प्यार से मुझे जोड़ दिया। तेरी खामोशी में एक आवाज थी जो मुझे बुलाती थी, तेरे दर्द में भी एक मोहब्बत की बात थी। अब समझ गया हूँ अपने हर सितम का मतलब, तेरे बिना तो मेरा वजूद ही अधूरा है। मैंने सोचा था तुम दूर चले जाओगे, पर तुमने मेरे दिल के हर कोने को अपना बनाया। अब मैं वो हूँ जो तेरे प्यार में बस गया। तेरी मोहब्बत ने मुझे एक नई जिंदगी दिखाई। अब तुम जीत गए हो अपने पिया को, तेरी जीत मेरी हार से सुंदर बन गई है। कितना चाहा किया पिया तुम्हारा ना हो, पर अब मैं तुम्हारा हो गया हूँ। अपना वैन गाते गाते जाओ
के पास चला जाता है। और जाओ जैसो बहुत खुश था, सारे ही ताली बजा रहे होते हैं उन दोनों की केमिस्ट्री के लिए, दोनों बहुत खुश थे। लुई उनके पास जाती है, अपनी आंखों के काजल दोनों पे लगाते हुए कहती है नज़र ना लगे तुम दोनों को, और वो दोनों ही स्माइल करते हैं। अभी फिर बाद में सब घर चले जाते हैं, शादी वादी हो जाती है। साव और लू कमरे में बैठे हुए थे। जो अपनी साव होती है वो कहती है कुछ करने को तो है ही नहीं। जो लू वो होती है वो कहती है जो करना था हमने पहले ही कर लिया है, तुम आराम कर लो, बेबी को नींद चाहिए। जो साव होती है वो कहती है लुवो, जो लुवो होती है वो कहती है बोलो। साव कहती है तुमने मुझे पसंद क्यों किया, कब किया, कैसे किया। जो लुवो होती है वो कहती है मैंने तुम्हें एक बार देखा था, तुम नाच रही थी मंदिर में, तभी मैं तुम्हें पसंद करने लग गई थी। पता नहीं क्यों मुझे तुम हमेशा याद आती थी, और जब मैंने यहाँ पर देखा तो मुझे बहुत शौक फील हुआ। मैं तुम्हें पहले से ही लाइक करती हूँ, पर ये लाइकनेस प्यार में कब बदल गया पता ही नहीं चला, और अब मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकती। साव लुवो को हक करती है और कहती है इतना प्यार करती हो। लुवो कहती है बहुत ज़्यादा प्यार कि तुम्हारे लिए कुछ भी दे सकती हूँ। एंड ये कहते ही उससे हक कर लेती है, एंड जो साव थी वो उसे रिटर्न में हक की हुई थी। हमें अपने वूसी को दिखाया जाता है जो एक जगह पर बैठा हुआ था। तभी पीछे से कोई आता है और उसकी आंखों पर हाथ रख लेता है। वूसी कहता है कौन, एंड ये कहते ही उसके हाथ हटाता है तो देखता है कि वहाँ पर जिंग बे युआन है। वूसी कहता है युआन। जो युआन होता है वो कहता है मैं आ गया, बहुत समय लगाना, माफ़ करना, पर वो किताब मैं लेकर आया हूँ और मुझे दवाई मिल चुकी है। महारानी गो मिंग मियाम और वन रही दोनों की। जो वूसी होता है वो कहता है क्या सच्ची में। जो युवान होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो वूसी होता है वो युवान को गले लगा लेता है और कहता है बहुत बहुत शुक्रिया। जो युवान होता है वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एंड ये कहते ही उसके गालों पर हाथ रखा हुआ था। वूसी युवान को देख रहा होता है एंड युवान वूसी को। वूसी अचानक से युवान के लिप्स के पास जाकर उसे किस करने लगता है। युवान हैरान, एंड वूसी फिर अलग होता है और कहता है माफ़ करना। जो युवान होता है पर उसे रिटर्न में वापस से किस करने लगता है। अब दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है जो फई होता है वो बैठा हुआ था, प्रिंस उसके पास था। जो प्रिंस होता है वो कहता है यहाँ पर क्यों बैठे हो। जो फई होता है वो कहता है तुम बाहर क्यों आए। जो प्रिंस होता है वो कहता है ऐसे ही। जो फई होता है वो बोलता है ऐसे ही। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जो प्रिंस होता है वो बोलता है क्या मतलब। फई कहता है मैं इनका बेटा नहीं हूँ, मैं इनका भाई नहीं हूँ, मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ, घुटन होती है मुझे। बहन भाई का चेहरा लूँ, बहन का चेहरा देखकर रोना आता है कि वो मेरी माँ की वजह से कितना तड़पे थे, कितनी कितनी कितना गलत किया है उनने। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है पर तुमने कुछ नहीं किया है, तुम अच्छे हो। जो फई होता है वो कहता है मतलब क्या है, मैं उस कलंकित कोख से पैदा हुआ हूँ। जो प्रिंस होता है वो उसके लिप्स पर हाथ रखते हुए कहता है साउजिंग ने भी बहुत गलत किया है, जो मेरे पापा थे। अब बोलो क्या मुझे मर जाना चाहिए। फई ना में सर हिलाता है। प्रिंस कहता है सेम, तुम्हें भी नहीं मरना है। अभी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, धीरे धीरे खुद के क्लोज भी आते हैं पर दोनों दूर हो जाते हैं और कहते हैं सोने जाना चाहिए। दोनों हाँ में सर हिलाते हैं क्योंकि जानते हैं कि दोनों अब भाई हैं। दोनों के दोनों वहाँ से चले गए होते हैं। प्रिंस चला जाता है बट फई जाने का नाटक करता है, बट वो वहीं पर बाहर ही बैठा रह जाता है। हमें जाओ जिसो को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था एंड कह रहा होता है मुझे भूख लगी है। जो वैन होता है वो कहता है तुमने इतना खाना खाया है जाओ। जो जाओ होता है वो कहता है पर मुझे फिर भी और भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाना नहीं खिला सकते। जो वैन होता है वो कहता है ठीक है मैं लेकर आता हूँ, यहीं पर रुकना। एंड ये कहते ही बाहर जाने के बाद कहता है दास नज़र रखना। जो उदास होते हैं वो हाँ में सर हिलाते हैं और वहीं पर पहरेदारी कर रहे होते हैं। जाओ जिसू जो बोला तो होता है उसे भूख लग रही है बट वो सो जाता है, वो उठता ही नहीं है, वो सो गया होता है।
हमें काराकास को दिखाया जाता है, कैद खाना को, जहाँ पर बहुत सारे लोग मरे पड़े थे। हमें पाँव के निशान दिखाए जाते हैं जो बहुत खून से भरे हुए थे। एक खंजर दिखाया जाता है किसी लेडी के हाथ में। जाओ के कमरे को दिखाया जाता है। दास जो उस कमरे के पास आने वाले इंसान को देखकर कहते हैं रुक जाओ, एंड ये कहते ही उसे मारने की कोशिश करते हैं, बट वो पर्सन उनको मार दिया होता है और अंदर जा रहा होता है जाओ जसू के पास। जाओ जसू जो सो रहा है, वो पर्सन जाओ जसू के ऊपर आ जाता है। जाओ जसू जो अपनी आंखें खोलता है एंड सामने देखकर डर जाता है। सामने फुमोंग थी। फुमोंग उसके लिप्स पर हाथ रख ली होती है और कहती है तुम्हें क्या लगा तुम मेरे से सब कुछ छीन लोगे और मैं छीनने दूंगी? तुम्हें ये लग रहा है जाओ तुम पछताने वाले हो। जाओ खुद पे बहुत कोशिश कर रहा होता है हिलने डुलने की। जो फुमोंग होती है वो कहती है फिक्र मत करना, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, सिर्फ उस चुज्जे को मारूंगी। एंड ये कहते ही खंजर लेकर जाओ के पेट में 2 स्टेप। जाओ जसू की आंखों से आंसू आने लगता है, चिल्लाने की कोशिश कर रहा होता है, बट फुमोंग ने उसका फेस पकड़ रखा था। जो अपनी फुमोंग होती है वो कहती है तुम नहीं मरोगे, सिर्फ बच्चा मरेगा। एंड ये कहते ही वो उधर से भागने लगती है। जाओ जसू चिल्लाने लगता है वैन वैन, बट वो इतना कमज़ोर हो गया होता है क्योंकि खंजर तो लगा है, बेहोश तो हो गए, इसलिए वो बेहोश भी हो रहा होता है। फुमोंग भाग गई होती है। वैन उधर जाता है तो देखता है कि दास मरे पड़े हैं। अपना जाओ जसू मतलब वैन जाओ जसू के पास जाता है तो देखता है उसके पेट में खंजर है। वैन तो जो खाना लाया था उसके हाथ से गिर ही जाता है। वो फटाफट जाओ को पकड़ के उसी के पास ले जाने की कोशिश करता है। सब जगह बात फैल गई होती है कि फुमोंग भाग गई है और फुमोंग बहुत चुपके बचते बचाते गेट की तरफ जा रही होती है। अभी फुमोंग जब जा रही होती है तो देखती है कि सामने फई था। फई कहता है माँ आपने ये क्या किया? साहु को मारने की कोशिश की। जितना साको जो फुमोंग होती है वो कहती है फही फही मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, यहाँ पर तुम्हारा कोई अपना नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम चलोगे ना मेरे साथ? जो फुमोंग होती है वो फ़ई के ड्रेस पे ध्यान देती है जो बहुत फीका था, एंड ये फ़ई ने खुद से पहना है। जब से उससे पता चला है कि उनका बेटा नहीं है तब से वो बहुत फीके ड्रेस पहनने लगा है। फुमोंग कहती है ये कैसा ड्रेस पहना रखा है, तुम्हें अपमानित किया जाता है ना? जो फ़ई होता है वो कहता है खास मुझे अपमानित किया जाता, पर मुझे नहीं किया जाता है, ये लोग मुझे मानते हैं, पता नहीं क्यों मेरी माँ ने इतना गलत किया फिर भी। जब फुमोंग होती है वो कहती है बेटा मेरे साथ चलो, कह रही हूँ मेरे साथ चलो। एंड ये कहते ही उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगती है, बट फ़ई उसका हाथ पकड़ लेता है एंड चिल्ला कर कहता है कि फुमोंग यहाँ पर है। फुमोंग कहती है तुम छोड़ो मुझे। एंड ये कहते ही वो फ़ई से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। दास उधर आ रहे होते हैं। जो अपनी फुमोंग होती है वो धक्का देती है अपने फ़ई को और जाने लगती है, बट फ़ई के पास एक तलवार थी जो वो तलवार लेकर सीधा फुमोंग के सामने जाकर कहता है आप कहीं नहीं जा सकती। फुमोंग कहती है तुम मुझे मारोगे? जो अपना फ़ई होता है वो कहता है भागने की कोशिश की तो ज़रूर। अभी फुमोंग ना उसे जाने की कोशिश कर रही होती है बट जा नहीं पा रही होती है, जिस वजह से खींचातानी में ना फुमोंग का जो चाकू था वो फ़ई पर लग जाता है। फुमोंग कहती है फ़ई बेटा, पर जो फ़ई होता है वो फुमोंग से वो चाकू लेने की कोशिश करता है, बट फुमोंग छोड़ती नहीं है, जिस वजह से गलती से वो चाकू फुमोंग के दिल पर लग जाता है। फुमोंग हैरान। फ़ई कहता है माँ, सारे दास ने ये देखा होता है। वैन गुस्से में तलवार लेकर आया था और जाओ जसू अभी बूसी के पास है, बूसी उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। बूसी और युवान और साओ और अपने लुवो भी उठ गए होते हैं। जो अपना वैन होता है वो तलवार लेकर आया था तो देखता है कि फुमोंग तो मर चुके हैं। अभी जो अपनी फुमोंग है वो अपने बूसी के गोद में ही मरी होती है, बूसी के हाथों से ही। बूसी क्या बोल रही हूँ बार बार, फ़ई बहुत रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा माँ माँ कह के बहुत। एंड वैन एकदम खड़ा था। दास से पूछता है तो दास सारी सिचुएशन बताते हैं। वैन कुछ कर भी नहीं पाता है, फुमोंग मर गई होती है उसी के हाथों से ही। लॉन्ग क्वीन जो शादी के दौरान वहाँ पर था ही और वो देख रहा होता है। लॉन्ग क्वीन का जो शराब था कि वो अपने किसी खास के हाथों मरेगी, हो गया होता है। फुमोंग का सिर्फ एक ही खास था जो था फ़ई, और वो उसके हाथों से ही मरी थी।
अभी हमें बात का सीन दिखाया जाता है वैन जो वूसी के पास था और वूसी ने कह दिया होता है कि जाओ जिसो का बच्चा मर चुका है, मारा ही इस कदर गया है कि जाओ जिंदा है पर बच्चा मर गया है। पता लगाया जाता है कि फुमंग बाहर कैसे निकली थी। तो जो हड्डियाँ होती है ना, और उसको वहीं पे रखा गया था जहाँ पर हड्डियाँ रहती है, जहाँ पर सरा गला कहीं मारने की कोशिश की जाती है। फुमंग ने एक हड्डी लेकर उसे सेब देकर दांतों से काट काट के जैसे तैसे सेब करके उस पिंजरे को खोला और वहाँ से भागी है। बहुत मेहनत किया है और खंजर पास में से किसी से ले लिया होता है वहाँ के से, मतलब ऐसे ना दास को मार के उसका खंजर ले लिया। उसकी खंजर लेकर वो कम फिर बाद में सीधा जाओ जिसू के पास गई है। और आप जानते हैं कि आगे क्या हुआ है। वह एकदम मर सा गया होता है क्योंकि आश्विता मेल एक बार ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। जाओ जिसू जिंदा है बट बच्चा मर गया यार। और अब जाओ जिसू कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि आश्विता मेल तो एक बार ही प्रेग्नेंट हो पाते हैं। वह पूरा टूट गया होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। साव के सामने रो भी तो नहीं सकता है। लुओ उसे संभालने की कोशिश कर रही होती है बट वैन टूट के रो रहा होता है। उसकी आंसू उसकी ज़मीन भिगा रहे होते हैं। उसके गला दर्द हो रहा होता है, वो इतना रो रहा होता है सांसें जैसे रुक गई हो। पर लुओ उसे समझाती है कि उसे जाओ जिसू के लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। एंड वैन वो समझता भी है कि उसे जाओ जिसू के लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। पर वो कैसे हो स्ट्रांग, कैसे? वो बाप बनने वाला था। माना वो बच्चा जाओ के पेट में था पर वैन का दिल तो उस बच्चे में ही था ना। और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट होगा जो छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। आप बहुत गुस्सा करने वाले हैं कि मैंने बच्चे को क्यों मरवाया, बट फुमोंग थी ऐसी कि वो मर जाएगी बट रुला के रहेगी क्यान को। और उसने लास्ट में किया, रुला दिया क्यान को। क्योंकि जब पता चलेगा लुई को कि उसका बेटे का बच्चा मर चुका है तो वो भी मर जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि साहजो अपने बच्चे से कितना प्यार करता है। हर एक माँ जानती है, हर वो इंसान जो बच्चा पैदा कर सकता है वो जानता है कितना दर्द होता है। फुमंग मर गई बट उसने सच्ची में क्यान को मार कर छोड़ा। साहजो जो आरसीता मेल है, जो एक बार ही प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लाइक ये बहुत अजीब है। आप डिस्क्रिप्शन पढ़े होंगे जो मैंने आरसीता मेल के लिए डाला था, तो आपको पता होगा कि मैंने क्या लिख रखा है। वहाँ पर सारे आपको मतलब सारी डिटेल मिल जाएगी आश्विता मेल, आश्विता फीमेल को लेकर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिएगा। एक वेबसाइट खुलेगी जहाँ पर बहुत सारे मेरे सोशल मीडिया खुलेंगे, उसमें से एक होगा आश्विता मेल। उस पर क्लिक करेंगे तो आप पढ़ सकते हैं कि आश्विता मेल का वर्ल्ड कैसे सेट किया गया है। तो आप जाकर वहाँ से डिटेल ले लीजिए। मैं और डिटेल नहीं दे पाऊँगी और मैं इसको यहीं पर रोकती हूँ। हाँ ठीक है, हम ये कहानी अच्छी लग रही है और जानना है कि इस कहानी में आगे क्या होगा। इस कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जय वेंजो और हैप्पी बिलवड बर्थडे साजू सब झांझिया लिखना मत भूलिएगा। और सॉरी आज मैं बहुत अटकी हूँ क्योंकि मैं बहुत बेकार हो चुकी हूँ। मेरी हालत बहुत ख़राब है मेरी मुँह की। मैं बहुत रोना चाहती हूँ बट मैं रो नहीं सकती। तब तक मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। बाय बाय। कमेंट में गाली दे दीजिएगा कि मैंने जाओ जिसू के साथ ऐसा किया, बट फूमंग का कैरेक्टर ऐसा था, मुझे ये सब दिखाना ही था। आई एम रियली सॉरी, रियली 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 सॉरी। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो लास्ट पार्ट होने वाला है। बाय बाय। जय वेंजू, हैप्पी बिलवड बर्थडे जाओ जिसू। जी हाँ।